कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट एंड चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या है कि इसको हम ओनली मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली स्पेसिफाइड कर सकते हैं। दूसरा है लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। देखो, ये लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, नेगेटिव नेगेटिव, ये जो है वो लाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या है, एक चार्ज आपका पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव हो। ये क्या हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया। तो पहला क्या हो गया, इट इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा प्लस माइनस एन ई होगा। ठीक है, यहां पर हम ऐसे बात कर लेते हैं कि जो आपका ये एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ ये क्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक, ई जो है वो क्या है, क्वांटा इसको बोलते हैं ई को, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, ई का, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखो एग्जांपल कैसा रहेगा, मान लो आपके पास ऐसा है कि एग्जांपल के तौर पे माने किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 2/3E। क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.66E आएगा। ये तो फ्रैक्शन में आ गई, ये तो इंटीजर वैल्यू है ही नहीं। यदि कहीं आपको ऐसा मिल जाए 18/6E, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3E हो जाएगा। तो ये इंटीजर है, तो चार्ज क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया किसका, ई का। ठीक है, ई ध्यान रखना, ई जो है वो क्या है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये ई की वैल्यू है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने देख ली, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। फोर्थ पॉइंट जो है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर आपके हम बोलते हैं कि चार्ज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी पर 100% मास होगा। ठीक है, किसी भी बॉडी पर चार्ज है तो हम 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि उस बॉडी पर मास है। बट इसका रिवर्स यदि देखा जाए कि किसी भी बॉडी पर मास है तो क्या उसके पास चार्ज होगा, नहीं होगा। ये हम देख चुके थे स्टार्टिंग में ही। ठीक है, कि जनरली जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ईच एंड एवरी बॉडी जनरली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। मास हमेशा चार्ज के साथ एसोसिएटेड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, ये जो टर्म है इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी does not change with speed of body, with speed of body।
किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो उसकी स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या मास आपका इनवेरिएंट है? नहीं है, क्योंकि देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसमें ये था m इज इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो यहां पर जो टर्म थी m, ये था इसका रेस्ट मास। किसका? रेस्ट मास। किसका? बॉडी का। जब बॉडी रेस्ट में होगी तब उसका मास। और ये क्या है? इसका मूविंग मास। जब बॉडी मूव करेगी तो उस टाइम पे इसका मास। ये मूविंग मास है। यहां पर जो b है वो क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक। और c जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब कुछ लोग सोचने लगे होंगे कि सर अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज में बैठ गए, है ना, उसको स्टार्ट कर दिया 140 किलोमीटर पर आवर से, तो हमारा तो मास चेंज हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, है ना। ये मास आपका कब चेंज होगा? जब हम लाइट के कंपेरेबल स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो मास इनवेरिएंट कब होता है, सॉरी मास वेरिएंट कब होता है? जब हम लाइट के कंपेरेबल स्पीड में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 140 किलोमीटर पर आवर से चलना लग गए, मास चेंज हो गया, मजा आ गया। ऐसा नहीं होगा। जब लाइट के कंपेरेबल स्पीड में हम चलेंगे तब जाके अपना मास चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, और अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो फिफ्थ नंबर, है ना, नहीं सिक्स्थ। चार्ज इज सिंपली, ऐसे लिख लो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। चार्ज जो है वो आपका ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। इसको हम देखेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग अभी बताएंगे उसमें, ठीक है। और किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम रिमेन कंजर्व। टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम रिमेन कंजर्व। किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो आपका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मे इंक्रीज और डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। किसी भी बॉडी पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपके इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं मानता हूं कि जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी है ए, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है। इसका टोटल चार्ज यदि हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण कितना होगा? -100 ई, प्रोटॉन के कारण कितना होगा? +100 ई। टोटल चार्ज कितना भाई? 0। सिमिलरली ऐसी दूसरी बॉडी है बी, इसके पास 100 ई है, 100 पी है, तो कितना होगा? -100 ई +100 ई। टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? 0 हो गया। अब इन दोनों को सिस्टम बना दो। टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है? 0 है। देखो 0 + 0 टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम का? 0, ठीक है। इस पर इंडिविजुअली चार्ज 0 है, इस पर भी इंडिविजुअली चार्ज 0 है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कितने हैं? चार्ज पार्टिकल कितने? 0 है। किसी में भी चार्ज नहीं है ना, ठीक है। सिस्टम पे भी टोटल चार्ज 0 है, चार्ज पार्टिकल भी 0। अब हमने क्या किया? यहां से 50 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, यहां से 50 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए। तो अब सिचुएशन कैसी होने वाली है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने बचेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, ठीक। ये ए हो गया। अब इस पे चार्ज की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 50 ई, ठीक, प्लस का 100 ई। कितना हो गया टोटल? प्लस का 50 ई, ठीक। ऐसे ही अब बी के पास क्या हो जाएगा? ये तो ए था, अब ये बी था। बी के पास कितना हो जाएगा? 150 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 100 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 150 ई प्लस का 100 ई। टोटल चार्ज कितना भाई? टोटल चार्ज कितना? -50 ई, ठीक। अब देखो इस पर चार्ज कितना? +50 ई है, इस पे कितना? -50 ई है। टोटल सिस्टम पे चार्ज की बात की जाए तो इसको सिस्टम हम बनाएंगे तो टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना? +50 ई -50 ई, कितना? 0। +50 ई और -50 ई। देखो इनिशियली सिस्टम पे चार्ज 0 था, फाइनली भी सिस्टम पे चार्ज कितना है? 0 है। इनिशियली चार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने थे? 0 थे, क्योंकि ए और बी दोनों पे चार्ज कितना था? 0 था। बट बाद में जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि ए पे भी चार्ज आ गया +50 ई
और बी पे भी चार्ज आ गया माइनस का 50e। तो यहां से हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम क्या होगा आपका, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम क्या होगा आपका, कंजर्व रहेगा, बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में इंक्रीज और डिक्रीज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, सिस्टम पर टोटल चार्ज आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में इंक्रीज और डिक्रीज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। देखो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको कैसे चार्ज दे सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग की यदि बात करें तो मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो आपके पास 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, ऐसे लिखते हैं, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ी सी हम आगे चर्चा करते हैं, इनका एक एक को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा, ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। ठीक, ये इनकी कांटेक्ट लेयर। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, 2 बॉडी है आपके पास, एक ए है और एक बी है। इन दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट में रख दिया है, ए और बी दोनों को किस में रख दिया, कांटेक्ट में रख दिया। अब होगा क्या, देखो ऐसा मान के चलना है कि अपने पास 2 बॉडी है, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, दोनों ऐसे फिजिकल कांटेक्ट में, ऐसे देख रहे हैं, दोनों आपके पास ये फिजिकल कांटेक्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रब करेंगे, एक दूसरे पर ऐसे क्या करेंगे, रब करेंगे। जब हम रब करते हैं तो जो कांटेक्ट सरफेस है, जैसे यहां पर ये कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस है। ठीक, तो जो कांटेक्ट सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स टेम्परेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस इज इंक्रीजेज, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स टेम्परेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस इज इंक्रीजेज। ठीक है, तो इस कांटेक्ट सरफेस का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट एट कांटेक्ट सरफेस इज इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज। एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीजेज, देन इलेक्ट्रॉन may leave out from lattice of A and B, या तो A से निकल सकता है या फिर आपका B से निकल सकता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप नोट कर ले, when two body A and B rub each other, then temperature of contact surface is increases, temperature of contact surface is increases, temperature of contact surface is increases. As temperature of contact surface is increases, then kinetic energy of electrons which is present at contact surface is increases. Kinetic energy of electron which is present at contact surface is increases, कॉमा लगा के लिखें, as kinetic energy of electron is increases, then amplitude of vibration of electron
then amplitude of vibration of electron is increases. Amplitude of vibration of electron is increases. As amplitude is increases, then that electron may leak out from lattice. ठीक है, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है A और B, ठीक, तो ये आपका A था, ये आपका था B. हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो B की सरफेस है वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया. ठीक है, अब आप देखो B से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां पहुंचा है? A पर. तो A के पास जो है पहले जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इंक्रीज हो गया. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया. और B के पास क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया. अब हमको यह पता है कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, किसी भी बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो इसका मतलब उस बॉडी पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो B जो है वो आपका क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा. और A ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. A ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया है. मतलब इस पर क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज आएगा. ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इस पर क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी. और जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी? जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज. और जिस बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना. अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा? देखो, चार्ज आपको मिला है इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिला है. अब बात करते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना. चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें क्या हुआ? देखिए, मान लो आपके पास एक स्फीयर था A, इसको ग्राउंड कर दिया, ये सॉरी यहां ऐसे रख दिया, और ये आइसोलेटेड स्टैंड है. आइसोलेटेड स्टैंड, आइसोलेटेड स्टैंड. आइसोलेटेड स्टैंड का मतलब क्या? इसका ग्राउंड से कोई कांटेक्ट नहीं है. ठीक है, ये न्यूट्रल है. ये इनिशियली क्या है भाई? न्यूट्रल है. इनिशियली क्या था? न्यूट्रल था. ठीक, इस पर कोई चार्ज नहीं था. फिर हमने क्या किया? यहां पर एक दूसरा स्फीयर लेके आए B, ये A है, इस पर चार्ज है, इस पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब इसके बाद अगली स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो A है, इस A को B स्फीयर से कनेक्ट कर दिया. इस A को B स्फीयर से कनेक्ट कर दिया किसी एक कंडक्टिंग वायर से. ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो गया. अब होगा क्या कि इस पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां था. अब ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इसको शेयर कर देगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे शेयर कर देगा. इसके बाद क्या किया? चार्ज आपका ट्रांसफर होता रहेगा. कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो जाए? सेम नहीं हो जाए. क्योंकि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है. जब तक इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ. तो इसके बाद जो होगा वो कैसा हो जाएगा? ये आपका जो है A होगा, इस पर चार्ज आ गया. ये आपका B है. ठीक, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज. अब देखो इन दोनों में क्या है? यहां B पर पॉजिटिव चार्ज था तो A पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया. B पर पॉजिटिव चार्ज था, A पर न्यूट्रल था, दोनों को कांटेक्ट में लाए, फिजिकल कांटेक्ट था भाई, कंडक्टिंग वायर. ठीक है, तो क्या हो गया? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब देखो चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, ये जो है वो चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट है ना. मैंने यहां डेफिनेशन वो पॉइंट नहीं लिखा है. चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट. ठीक, आप इसको चाहो तो यहां लिख लेना. चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट में क्या होगा? एक न्यूट्रल बॉडी है, दूसरा क्या है आपके पास? एक चार्ज स्फीयर है. इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में हम लेके आए भाई. ये कंडक्टिंग वायर, यहां कंडक्टिंग वायर लगा दिया. कंडक्टिंग वायर लगाएंगे तो इससे इस पे चार्ज क्या होगा? शेयर हो जाएगा. चार्ज शेयर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है.
अब यहां से आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जिस तरह का चार्ज हम इस बॉडी पर लेके आए वैसा ही चार्ज हमको ए पे मिला है, जबकि चार्जिंग वाइज फ्रैक्शन में क्या था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिल रहे थे। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है जैसे मान लो इस पर मैं बोल देता हूं क्यू ए और इस पर बोल देता हूं क्यू बी। ठीक, हो सकता है कि आपका क्यू ए जो है वो इक्वल हो सकता है क्यू बी के, क्यू ए नॉट इक्वल टू क्यू बी भी हो सकता है। ये दोनों सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि उनकी शेप और साइज कैसी है ना, डिपेंड करेगा उनकी शेप और साइज के ऊपर कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी भी हो सकता है, क्यू ए नॉट इक्वल टू क्यू बी भी हो सकता है। जबकि चार्जिंग वाइज फ्रैक्शन में क्या था, अपोजिट नेचर के थे, यहां पर सेम नेचर के हैं, मैग्नीट्यूड वहां सेम था, यहां मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, मतलब इंडक्शन का मतलब इंड्यूस। तो देखो हम लोगों के पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है भाई, एक स्फीयर है, न्यूट्रल है इनिशियली। ठीक, इसके पास में हम एक रॉड को लेके आए, इस रॉड को लेके आए और इस रॉड पे क्या है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इधर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस सरफेस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज तो इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, और हमको ये पता है इनिशियली ये न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल होगा, इनिशियल भी न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इसका किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट तो है ही नहीं, इस स्फीयर का इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं, तो इसका टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, बस थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका, चार्ज का। इसके ऊपर जो चार्ज था उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद अगली स्टेप जो है इस साइड से, किस साइड से, यहां तो आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज था, ये आपकी रॉड एज इट इज, ठीक, ये आपकी रॉड, यहां से इसको ग्राउंड कर दिया। अब क्या होगा, जब इसको हम ग्राउंड करते हैं तो जो एक्सिस चार्ज है ये वाला चार्ज वो कहां चला जाएगा, आपका अर्थ में चला जाएगा। चार्ज चला नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, चार्ज जो है वो चला नहीं जाएगा, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसके बाद जो अगली स्टेप होगी वो कैसी होगी, देखो ये आपका स्फीयर है, यहां आपका नेगेटिव चार्ज, इधर वाला तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, किससे, ग्राउंडिंग से। ठीक, ये ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, यहां पर आपकी ये रॉड एज इट इज, ठीक, ये रॉड आपकी एज इट इज। अब हमको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको कट करना है, पहले किसको कट करना है, इस ग्राउंडिंग को। ठीक है, पहले इसको ग्राउंडिंग को कट करोगे तो कैसा बनेगा, ये हो गया, यहां आपकी रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रॉड को रिमूव कर देंगे। अब इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये आपका स्फीयर, ये नेगेटिव चार्ज है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक मिस्टेक यहां हो सकती है, क्या मिस्टेक हो सकती है कि यदि पहले मैंने इस रॉड को रिमूव कर दी, पहले यदि मैंने इसको रिमूव कर दिया, पहले इसको यदि मैंने रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ये जो आपका एक्सिस इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर हुआ था वो वापस से ग्राउंड में चला जाएगा, तो अपने को कोई चार्ज नहीं मिलेगा। तो पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इस अर्थिंग को रिमूव करना है। अर्थिंग को रिमूव करेंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, इसको रिमूव करने के बाद अब हमको इस रॉड को रिमूव करना है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये बचेगा। अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन फिजिकल कांटेक्ट, बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन को फिजिकल कांटेक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखिए कि यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए, मिला क्या था, फाइनली नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे, मिला क्या था, फाइनली नेगेटिव चार्ज मिला था। जबकि चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमको क्या मिला था, जैसा चार्ज हम लेके आए थे वैसा ही चार्ज मिला था। यहां पर क्या है, अपोजिट है। अच्छा, ये जो इंड्यूस चार्ज हुआ इसको मैं बोल देता हूं क्यू डैश, और यहां पर कितना है, क्यू है। ये जो क्यू डैश है
ये क्यू डैश जो है, ये क्यू डैश आपका हमेशा लेस देन, क्यू डैश का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, क्यू के। क्यू डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, इस चार्ज से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये जो के है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आगे पढ़ेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तब इसको ड्राइव भी करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस के की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। देखो के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। ठीक है, इसके आगे माइनस भी लगा लेना। माइनस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पॉजिटिव लेके आए थे तो यहाँ नेगेटिव मिला था, यहाँ नेगेटिव लेके आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू डैश की जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्यू से छोटा आएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लो जल्दी से सब लोग स्टेप, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार स्टेप देख लें सब लोग। ठीक है, देख लिया, चलो भाई बता दें। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंड्यूस चार्ज होगा ना वो हमेशा आपका जो चार्ज हम लेके आएंगे उसके मैग्नीट्यूड से छोटा ही होगा और अपोजिट साइन का होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव लेके आए तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव लेके आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पहले अर्थिंग को हटाना है उसके बाद रॉड को हटाना है, ये ध्यान रखिएगा। पहले अर्थिंग को हटाना है उसके बाद रॉड को हटाना है। ठीक, चलो अगली क्लास में मिलेंगे कूलाम्स लॉ पर। ठीक है, कूलाम्स लॉ पर मिलेंगे, अभी इसको एंड करते हैं यहीं पे।